गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रोहित सर अपने नए वीडियो में पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों में व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आप लोग निश्चित रूप से इंतज़ार कर रहे होंगे। आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है और मैं पुनः अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों पहले झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान परिषद JCERT द्वारा क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए मॉडल सेट 1 जारी किया गया है। इससे कुछ हद तक हमें यह समझने में मदद मिली है कि किस पाठ से किस अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन्हीं मॉडल सेट के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आज हम विज्ञान विषय में जो मॉडल सेट है 1 उसको देखेंगे और उसमें सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से हल करेंगे कि हमारा 40 प्रश्न में एक भी गलत न हो। तो विज्ञान का जो साइंस का जो है मॉडल सेट 1 उसको हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा फर्स्ट जो 1.5 घंटा समय दिया गया है, इसमें 40 अंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको हम लोग हल करेंगे बारी बारी से, समय न नष्ट करते हुए। आइए हम लोग देखते हैं कि सभी प्रश्नों के सही उत्तर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने मतलब हजामती दर्पण के रूप में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा सी। दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। हम लोग जानते हैं कि F बराबर R/2 होता है यह संबंध। F बराबर R/2 या R बराबर 2 इंटू F, मतलब इसका सही आंसर होगा बी। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का आवृत्ति नहीं बदलता है, अतः इसका सही आंसर होगा ए। चौथा प्रश्न, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो हम लेंस की क्षमता P बराबर 1/f फार्मूला पर जब इसको बैठाएंगे तो 1/f मतलब 1/1 बराबर 1 डायोप्टर। इसका सही आंसर होगा बी। पांचवा प्रश्न, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? यहाँ पर 4D अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के लिए P हो गया 4 और F निकालना है तो P = 1/f। इसी फार्मूला पर इसको बैठाएंगे तो हम देखेंगे कि 4 = 1/f मतलब F बराबर आ जाएगा 1/4 मीटर। 1/4 मीटर मीन्स 0.25 मीटर होगा, जो कि 25 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसका सही आंसर होगा बी। अब हम लोग छठा प्रश्न में आते हैं, वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन का हेडलाइट, अग्रदीप मतलब हेडलाइट, हेडलाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर है ए। सातवां, मानव नेत्र में जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? हम लोग जानते हैं कि नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, उसे दृष्टि पटल भी हम लोग कहते हैं। तो सातवां का आंसर हो जाएगा डी। आठवां, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों हम जानते हैं मान। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। तो यहाँ दूर बिंदु पूछ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, अनंत। 9 नंबर प्रश्न, नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो नेत्र में जाने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका और पुतली दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्य पुतली का होता है, अतः इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, पुतली। 10वां, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो हम जानते हैं कि नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ होता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। इसका सही आंसर होगा डी। फिर है 11 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा हम लोग जानते हैं तो विद्युत ऊर्जा का इकाई है। इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, किलोवाट जैसे ही देखेंगे ना, अरे वाट, तो वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, तुरंत हम ए में टिक मार देंगे। जैसे ही ए में टिक मारे वहाँ पर हम चले गए, मतलब हमारा प्रश्न गलत हो गया। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होगा, इसका सही आंसर होगा बी। 12 नंबर प्रश्न, कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। इसको हम लोग पहले ही मतलब लेसन 13 के शुरू में ही पढ़े होंगे। 13 प्रश्न, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका सही आंसर होगा बी।
14 नंबर, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम जानते हैं कि यह वियोजन अभिक्रिया है, तो 14 का आंसर होगा बी। 15, CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है? तो उपचयन किसका होगा? जिसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन पहले अकेले था, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इसका सही आंसर होगा डी। 16 नंबर, आइए, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डाले हैं। तो लोहा क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा, मतलब इसका आंसर होगा सी। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें प्राकृतिक सूचक जो लिस्ट दिया गया है, इसमें लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक होगा, क्योंकि लिटमस जो है लीचन प्लांट से मिलता है और चूंकि पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक सूचक की श्रेणी में रख सकते हैं। 17 का आंसर सी। 18 नंबर, किसी विलयन का pH मान 10 है, तो 10 है तो हम जानते हैं कि pH अगर 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, क्षार। दिए गए चित्र क्या सूचित करता है? ये 19वां प्रश्न है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फिगर में लाल रंग का ट्रायंगल है, उसमें हाथ में अंगुली पर कुछ चीज़ परख नली से गिरा रहा है। तो गिराने अंगुली पर गिरा रहा है, तो देखेंगे हम लोग ध्यान से, तो उसका अंगुली गल गया है। तो गल गया माने वहाँ पर प्रबल अम्ल या क्षार गिरा रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, सांद्र अम्ल या क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। अब 20 नंबर प्रश्न, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। इमली में टार्टरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब भी याद रखेंगे। तो 20वां का सही आंसर होगा बी। 21वां, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो अधातु जो है ब्रोमीन, वह कमरे के ताप पर द्रव है, इसका सही आंसर होगा सी। इसमें आप धातु भी याद रखें, धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वह है पारा, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसका सही आंसर है सी, ब्रोमीन। 22वां, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अग्निशामक यंत्र बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। 23वां प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोसले के नियम के आधार पर बना, जिसमें परमाणु संख्या को आधार माना गया। तो 23वां का ए, परमाणु संख्या। 24वां, निम्नलिखित में से कौन सा धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? तो हम लोग धातु का जो सक्रियता श्रेणी देखे हैं, उसमें पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, पोटेशियम। 25वां, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक खनिज कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी। 26 नंबर, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? प्रोपेनॉल अल्कोहल समूह है, जिसका संकेत OH होता है, 26 का ए हो जाएगा। 27वां, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का टूटना ये तो होइबे करता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना ये भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग ये भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना ये सी जो है ना, यह गलती है, ये नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 28, फ्लोएम में खाद्य पदार्थ के परिवहन पौधे के किस दिशा में होता है? हम लोग जानते हैं कि जल का परिवहन जाइलम उत्तक से होता है, जो नीचे से ऊपर होता है, और फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तक पत्ता से भोजन ग्रहण करके पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, मतलब इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 29, वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं, इसको वृक्काणु भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया है ये बी नंबर, वृक्कक, यही इसका आंसर होगा। 30 नंबर, फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल को पकाने के लिए इथिलीन हार्मोन उत्तरदायी है, यह एक पादप हार्मोन है, तो 30वां का आंसर हो जाएगा सी। एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो है मादा जनन हार्मोन है, यह स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, इसका आंसर होगा ए। नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयन को क्या कहते हैं? तो जब नर और मादा युग्मक, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु संयोग करते हैं तो युग्मनज का निर्माण करते हैं, और
इस क्रिया को हम कहते हैं निषेचन। 32वां का आंसर होगा बी। 33वां में एगो फिगर दिया हुआ है, ये तो हाइड्रा का फिगर लग रहा है। पूछ रहा है कि कौन सा जनन हो रहा है, तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले समझना है फिगर देख के कि क्या चीज़ है ना, नहीं तो फिगरें नहीं समझेंगे तो आंसर देने का बातें नहीं है। 34 नंबर, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। पक्षी और चमगादड़ के पंख जो हैं ये समरूप अंग की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर समरूप अंग तो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका डी आंसर होगा असमजात अंग। 35, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? हम लोग जानते हैं कि मेंडल अनुवांशिकता का जो अपना प्रयोग दिखा रहे थे तो उन्होंने मटर के पौधे को चुना। 35वां का सी, निम्नांकित में से कौन उत्पादक है? उत्पादक का मतलब हो गया सभी प्रकार के पौधे उत्पादक हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, मतलब इसका सही आंसर है सी, घास। 37, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है, तो शाकाहारी जो है प्रथम पोषी स्तर में रहता है, इसमें आंसर होगा ए, प्रथम पोषी स्तर। ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेवार है, ये 38वां क्वेश्चन। ओजोन परत के लिए अपक्षय नष्ट होने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सही आंसर होगा बी, CFC। 39, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा मतलब जो पौधा और जंतु से प्राप्त होगा, तो इसमें देखेंगे कि लकड़ी, गोबर, कोयला सब तो पौधा से और गोबर जंतु से मिलता है, लेकिन सी नाभिकीय ऊर्जा ये पौधा जंतु से नहीं मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। 40वां प्रश्न, पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे अगर कम स्पीड रहेगा पवन का तो पवन चक्की चलेगा ही नहीं और उससे हम कार्य नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से 40वां प्रश्न आप अच्छी तरह से समझते हुए याद कर लें, और याद करने के बाद फिर इसका सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग हल करेंगे जो इसका पेपर 2 है। इस प्रकार यह सेट जो है समाप्त होता है, और अंत में मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।